अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन। एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 2 आता है द स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक पॉइंट ये है पॉइंट P x, y, दूसरी पॉइंट यहाँ पर है Q जो कि है यहाँ पर बोलते हैं x1, y1, इधर लिखते हैं हम x2, y2। अब ये जो पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स में एक है x और एक है क्या y। ये जो x है इसको हम पढ़ते हैं एब्सिसा और ये जो y है इसे हम पढ़ते हैं ऑर्डिनेट। इन दोनों को जब ये पॉइंट है तो इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट है कामा से पहले उसको हम एब्सिसा पढ़ते हैं और जो कामा के बाद है उसे हम ऑर्डिनेट पढ़ते हैं और इनको कुल मिलाकर हम इसको पढ़ते हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर पॉइंट अगर बात करेंगे तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P एंड x2, y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, इसमें भी ये जो x2 है दिस वुड बी एब्सिसा एंड y2 वुड बी ऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फिर डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो है रेडिकल के अंदर x2, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसास होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखें डिफरेंस ऑफ एब्सिसास मतलब क्या कि ये जो एब्सिसास हैं दो पॉइंट्स की, x इधर x1 है इधर x2 है, तो इनका डिफरेंस मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स मतलब ऑर्डिनेट्स जो हैं इसमें वो हैं y1 एंड y2, तो इनका भी डिफरेंस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। या फिर हम इसको लाजमी नहीं है कि हम इसको ऐसा लिखें कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये भी डिस्टेंस फार्मूला है, ये भी डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि x2 माइनस x1 करें, हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 5 एंड कोई पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 8। तो फिर इनके बीच में P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर इनका रेडिकल। तो हम क्या करेंगे 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 होल स्क्वायर रेडिकल के अंदर। तो ये जवाब आपको क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 8 माइनस 5 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9। रेडिकल के अंदर आपको जवाब क्या मिलेगा, रेडिकल 34। तो P और Q के बीच में ये जो डिस्टेंस होगा या जो लेंथ होगी दैट वुड बी इक्वल टू रेडिकल 34। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कोई एक और पॉइंट लिखते हैं, मान लीजिए A पॉइंट है 2, 5 एंड B कोई पॉइंट हम लिखते हैं 5, 9। तो इन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो वो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हम कहेंगे AB के बीच में जो डिस्टेंस होगा डिफरेंस ऑफ एब्सिसास 5 माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 मतलब 4 इसका होल स्क्वायर। सो डिफरेंस ऑफ एब्सिसास इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो AB के बीच में जो आपके पास डिस्टेंस मिलेगा 9 प्लस 16 ये होगा 25 का रेडिकल। सो AB वुड बी इक्वल टू व्हाट, 5। तो MCQs आपके पास ऐसे भी आ सकता है कि 2 पॉइंट्स गिवन होंगी और उनके बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा। या फिर कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि कोई पॉइंट मान लीजिए P है जो है 2, 5 एंड कोई और Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, y और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस गिवन हो
पी क्यू, डिस्टेंस गिवन है 5 यूनिट्स। तो आपसे ये पूछे कि ये जो y है इस y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से भी हम क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ एब्सिसास 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स y माइनस 5 होल स्क्वायर रेडिकल के अंदर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इनके बीच में है 5। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आप कर देंगे ताकि ये रेडिकल खत्म हो जाएगा। 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर से रेडिकल खत्म होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास 25 हो जाएगा। ये प्लस का 9 है, अगर उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, तो y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 जो कि बन जाएगा 16। तो टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड्स रखेंगे तो आपके पास जवाब जो होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का रेडिकल होगा 4। तो y इज इक्वल टू माइनस 5 उधर जाएगा तो एक होगा प्लस का 4 प्लस का 5 9 कामा, एक होगा y इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 5 1। तो वैल्यू आपके पास y की क्या मिलेगी, एक मिलेगी 1 या एक मिलेगी 9। ठीक है, तो y की वैल्यू इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास एक फार्मूला आता है इंटरनल डिवीजन फार्मूला, या फिर इसको हम बोलते हैं रेशो फार्मूला, इंटरनल रेशो फार्मूला। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहाँ पर P और एक पॉइंट है यहाँ पर Q, तो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, P से लेकर Q तक। अच्छा, अब एक पॉइंट है, या मान लीजिए इनको A हम पॉइंट देते हैं, इसको देते हैं A, इसको देते हैं B। अब कोई पॉइंट P है, कोई भी पॉइंट P है मान लीजिए, जो इसको इधर से क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, एक पोर्शन कहाँ से लेकर, A से लेकर P तक, दूसरा क्या P से लेकर B तक, या B से लेकर P तक। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड कितने रेशो में किया, तो हम लिखते हैं M1 रेशो M2। ठीक है, M1 रेशो M2 में डिवाइड किया, मतलब यहाँ से लेकर P तक डिस्टेंस जो है वो M1 है और P से लेकर B तक डिस्टेंस है M2। तो इसका जो फार्मूला बनता है इंटरनल डिवीजन फार्मूला, वो बनता है इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे x, y। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो ये जो x, y है ये कैसे फाइंड होगा, x, y, ये P के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये P इस तरीके से फाइंड होगा। ठीक है, तो ये इंटरनल डिवीजन फार्मूला। इसी तरीके से हमारे पास एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला या फिर एक्सटर्नल रेशो फार्मूला। अच्छा, एक्सटर्नल रेशो फार्मूला क्या होगा, वही होगा कि भाई एक लाइन है जो मतलब यहां से ये क्या कर रहा है, इंटरनल मतलब A और B के बीच में कहीं पर भी ये जो पॉइंट है इसको डिवाइड कर रही है। लेकिन एक्सटर्नल क्या होगा कि मान लीजिए ये लाइन है, ये पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। ये जो पॉइंट P थी पहले कहां पर थी, इन दोनों के बीच में थी, लेकिन ये क्या है, लाइन है। बेसिकली ये क्या है, लाइन है। तो जाहिर सी बात है इसकी जो लेंथ होगी दैट वुड बी इनफाइनाइट लेंथ। तो ये लेंथ इस तरीके से इधर जाएगी और इधर भी इस तरीके से इधर जाएगी। तो ये जो पॉइंट P है वो इंटरनली डिवाइड नहीं कर रही, क्या कर रही है, एक्सटर्नल डिवाइड कर रही है। कैसे, एक्सटर्नल डिवाइड कर रही है। तो एक्सटर्नल का मतलब ये है कि पॉइंट यहां पर कोई P पॉइंट है x, y, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। यहां से A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा ये रेशो क्या होगा, M1 होगा, और P से लेकर B तक या B से लेकर P तक ये क्या होगा, M2 होगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस वुड बी लार्जर माइनस स्मॉलर, M1 माइनस M2। तो ये जो फार्मूला P x, y जो बनेगा एक्सटर्नल डिवीजन में M1 x2 M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 M2 M1 y2 M2 y1 डिवाइडेड बाय M1
m2, ठीक है। अब देखें इसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा, इंटरनल में क्या आएगा, प्लस आएगा हर जगह पर, और इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, या m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। तो ये फार्मूला होगा किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब इस पे हम आते हैं कि मान लीजिए ये जो पॉइंट थी इंटरनल डिवीजन में, कहाँ पर डिवाइड कर रही थी, कहीं पर भी, मतलब ए और बी के बीच में कहीं पर भी हम इनके बीच में इसको डिवाइड कर रही थी। मान लीजिए ये इधर डिवाइड करती, बिल्कुल सेंटर में ये पॉइंट इधर डिवाइड करती, इसको हम नाम देते हैं m, ठीक है। ये पॉइंट m है। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड करने हो x, y, तो ये कैसे फाइंड करें, बिल्कुल बीच में, मतलब ये क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो रेशो क्या होगा, m1 की जगह पर 1 और m2 की जगह पर 1, क्योंकि a से लेकर m तक और m से लेकर b तक डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है, तो हम 1 1 ले लेते हैं। अगर m1 और m2 की जगह पर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये जो फार्मूला आपको मिल जाएगा, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होगा x, y, इसमें अगर m1 और m2 की जगह पर 1 1 रखेंगे तो फार्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला, ये आपको जरूर याद करना है। फार्मूले तो आपको सभी याद करने हैं। अब फॉर एग्जांपल मिड पॉइंट पे सवालात कैसे आएंगे, कोई भी पॉइंट ये लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि 3, 4 फाइंड द मिड पॉइंट joining 2 points 5, 6 and -3, 4, ठीक है। इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करनी है, तो इसको आप लिखेंगे x1, y1, x2, y2। तो मिड पॉइंट आपको मिलेगी, मिड पॉइंट वुड बी इक्वल टू, फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो एवरेज ऑफ एब्सिसास एंड एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरेज ऑफ एब्सिसास प्लस एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स। ये फार्मूला है किसका, मिड पॉइंट का, ठीक है। एवरेज ऑफ एब्सिसास प्लस एवरेज ऑफ ऑर्डिनेट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, एवरेज 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड पॉइंट आपके पास मिल जाएगी आपको 5 - 3 2, 2 अपॉन 2 1, 6 + 4 10, 10 अपॉन 2 5, 1, 5। दिस वुड बी द मिड पॉइंट बिटवीन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका एक और सवाल इस तरीके से भी आता है कि हम ये लिखें कि लेट 3, 4 बी द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 7, 8 एंड x, y, ठीक है, या a, b। तो आप a और b, मतलब इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो फाइंड करें, a, b आपको फाइंड करना है कि वो क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, 3, 4 इज द मिड पॉइंट, तो आप 3, 4 इधर लिखेंगे, इज इक्वल टू x1 प्लस x2, किन के बीच में है, 7, 8 एंड a, b। तो आप इधर लिखेंगे a 7 प्लस a अपॉन 2, 8 प्लस b अपॉन 2। तो इक्वेट करेंगे तो एब्सिसा को एब्सिसा के साथ और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ। तो ये इधर लाते हैं हम, 3 इज इक्वल टू 7 प्लस a अपॉन 2, 4 इज इक्वल टू 8 प्लस b अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 7 प्लस a, 8 इज इक्वल टू 8 प्लस b। 8 8 कैंसिल, b इज इक्वल टू 0, और ये इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू -1। तो ये जो पॉइंट है a, b, ये आपको मिलेगी क्या, -1, 0। सो 3, 4 इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स 7, 8 एंड -1, 0। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। ये था क्या, मिड पॉइंट और रेशो, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के फॉर्मूले के तहत जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने किए। अब हम पढ़ते हैं क्या, इंक्लिनेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लिनेशन।
इंक्लिनेशन के लिए, इंक्लिनेशन भी बेसिकली एक एंगल होती है, एन एंगल, द एंगल सबटेंडेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव x-axis to a non-horizontal line. Is called inclination. लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मान लीजिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, तो इंक्लिनेशन हमेशा जो स्टार्ट होती है, उसका जो इनिशियल टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है और वो कैसे जाती है? एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर ऊपर, इस तरीके से मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, कोई रे है, तो ये जो एंगल बनेगी, दिस एंगल वुड बी व्हाट? इंक्लिनेशन। ये क्या होगी? इंक्लिनेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? इंक्लिनेशन। ठीक है। और इट इज ऑलवेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ये हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज ऑलवेज between 0 radian to pi radians, because we know that 0 degree is equal to 0 radian and 180 degree is equal to pi radians. ठीक है। अच्छा, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 रेडियन इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई। ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो इंक्लिनेशन होती है वो हमेशा 0 से लेकर 180 तक होती है। 0 से लेकर 180 तक का मतलब ये है कि वो किस क्वाड्रेंट्स में होंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी, कभी भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि ये जो एंगल होगी, ये एंगल क्या होगी? ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि इस ये जो रेड लाइन है, यहाँ से हम इसको हम, क्योंकि ये लाइन है तो इसकी जाहिर है यहाँ पर कोई लेंथ होगी, यहाँ पर लेंथ होगी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये जो होगी दिस वुड बी इंक्लिनेशन, दिस वुड बी इंक्लिनेशन ऑफ दिस रेड लाइन। ये अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो उसको हम खींच के ले जाएंगे इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसको हम खींच कर ले जाएंगे कहाँ पर? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इस तरीके से बिल्कुल इसको एक्सटेंड कर देंगे, तो ये जो यहाँ से लेकर ये वाली जो होगी, दिस वुड बी थीटा 2 वुड बी द इंक्लिनेशन ऑफ दिस रेड कलर लाइन दैट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इंक्लिनेशन हमेशा 0 से लेकर 180 तक होगी, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या फिर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द इंक्लिनेशन ऑफ line of x-axis or a line parallel to x-axis is 0। ठीक है। इंक्लिनेशन जो है वो लाइन ऑफ एक्स एक्सिस की जो लाइन है उसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो इंक्लिनेशन हमेशा क्या होगी? 0 होगी। या फिर ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, नीचे हो या ऊपर हो, उसकी भी एंगल क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये लाइन जो है पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन 0 है तो फिर इस लाइन की भी इंक्लिनेशन क्या होगी? 0 होगी। एक और पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ वाई एक्सिस और अ लाइन parallel to y-axis is 90 डिग्री। ये जो y-axis है, y-axis की जो इंक्लिनेशन है, ये जो y-axis है, इसकी जो इंक्लिनेशन है वो हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री। वो क्या होगी? हमेशा 90 डिग्री। या फिर कोई लाइन पैरेलल टू y-axis है तो वो भी क्या होगी? उसकी भी इंक्लिनेशन कितनी होगी? 90 डिग्री होगी, याद रखिएगा। तो द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ y-axis और अ लाइन पैरेलल टू y-axis इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
the inclination of the bisector of first and third quadrants is 45 डिग्री। ठीक है, अब देखें ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं, इनको अगर कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी लाइन जो इनको बाइसेक्ट करे, हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर ये वाली एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। इनको अगर हम बाइसेक्ट करें, बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे यहाँ से, ये देखें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको भी हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया। यही लाइन बाइसेक्ट किसको करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट करेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। उसको अगर हम बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब है कि टू कट इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड कर रहा है किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को टू इक्वल पार्ट्स में, या थर्ड क्वाड्रेंट को टू इक्वल पार्ट्स में। तो इनकी जो एंगल होगी, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन यहाँ से हम मेजर करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर ये कितनी होगी, 45 डिग्री। तो हमेशा ये क्या लिखेंगे हम, 45 डिग्री। ठीक है, या फिर द इंक्लिनेशन, एक और पॉइंट, द इंक्लिनेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ second and fourth quadrant is always second and fourth quadrant, ये second quadrant है और ये fourth quadrant है। इसको अगर हम बाइसेक्ट करें, यहाँ से हम बाइसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो एंगल होगी, ये एंगल 45 डिग्री होगी। ये एंगल कितनी होगी, 45 डिग्री। सिमिलरली ये जो एंगल है ये भी कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। लेकिन इंक्लिनेशन हम कहाँ से लेते हैं, इंक्लिनेशन हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द लाइन। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, मूव करके इस लाइन तक पहुंचेंगे। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एंगल ये ले देखें तो ये एंगल क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री है। और ये एंगल कितनी है टोटल, ये हमने लिखा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री टोटल कितनी होगी, 135 डिग्री। तो याद रखिएगा, अ लाइन दैट बाइसेक्ट्स सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, second and fourth quadrant, its inclination would be what, inclination would be 135 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितनी लिखेंगे, 135 डिग्री, या फिर अगर हम इसको रेडियन में लिखेंगे तो लिखेंगे 3π/4। सिमिलरली ये जो इसकी जो इंक्लिनेशन होगी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की, या तो होगी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को जो बाइसेक्ट करेगी लाइन, उसकी इंक्लिनेशन होगी 45 डिग्री, या फिर हम इसको पढ़ते हैं π/4 रेडियंस। ठीक है, तो ये टॉपिक था किसका, इंक्लिनेशन का। इसके बाद जो है हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज अबाउट स्लोप, या फिर उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। स्लोप या फिर ग्रेडियंट, जिसको हम डेनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, तो इंक्लिनेशन तो हमने ये पढ़ा कि ऐसी एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो और एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, वो हमेशा कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 180 तक। मतलब वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली क्या होता है, टेंजेंट ऑफ, टेंजेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेन थीटा होता है उसकी बात कर रहा हूं, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप या फिर ग्रेडियंट। ठीक है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट। तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट टेन ऑफ, ये जो थीटा यहां पर मैं लिख रहा हूं, दिस थीटा इज व्हाट, इंक्लिनेशन। तो इससे हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन हो तो उसमें से अगर आपको स्लोप फाइंड करना हो या ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो उस एंगल का टेंजेंट निकाल दें। लेकिन वो जो एंगल हो, दैट एंगल मस्ट बी इंक्लिनेशन, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इंक्लिनेशन होनी चाहिए। इन केस अगर वो इंक्लिनेशन नहीं है, जस्ट एन एंगल है, तो फिर उसका टेंजेंट स्लोप के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
हम कहते हैं कि एक पॉइंट यहां पर हम लिखते हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ एक्स एक्सिस और अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है कि भाई स्लोप होगा किसका, एक्स एक्सिस का, या फिर ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। कैसे, हम जानते हैं कि भाई द स्लो लाइन जो एक्स एक्सिस की जो लाइन होती है या ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी जो इंक्लिनेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, हमने यहाँ पर पढ़ा था, उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है, 0 होती है। इंक्लिनेशन 0 मतलब हम टेन इस थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री एंड वी नो दैट m इज इक्वल टू टेन 0 इज इक्वल टू 0। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर कि वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं वही कि दैट स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस का स्लोप, या फिर और अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑलवेज क्या होगा। ठीक है, द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ वाई एक्सिस है ना। तो हम जानते हैं कि स्लोप क्या है, स्लोप बेसिकली m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन है। तो पहले हम इंक्लिनेशन देखें कि ऐसी लाइन जो y एक्सिस वाली जो लाइन होती है या ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस है उसकी जो इंक्लिनेशन है वो कितनी होती है। तो वो हमने देखा था कि वो कितनी होती है, 90 डिग्री। उसकी इंक्लिनेशन कितनी होती है, 90 डिग्री। तो हम इधर रखेंगे m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज 90 डिग्री, सो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हम जानते हैं कि किसके बराबर होगी, इन्फिनिटी के बराबर होगी। ऑप्शन ये भी हो सकता है या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं आप कि वाई एक्सिस का जो स्लोप है या ग्रेडियंट है वो या तो इन्फिनिटी होगा या फिर अनडिफाइंड होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं वही के द स्लोप ऑफ बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स इज, जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को जो लाइन बाइसेक्ट करेगी उसका स्लोप कितना होगा। पहले हम देखेंगे इसकी इंक्लिनेशन कितनी होगी। इसकी इंक्लिनेशन होती है 45 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री दैट वुड बी इक्वल टू 1। सो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ऐसी लाइन जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी तो उसका जो स्लोप होगा वो 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो लाइन बाइसेक्ट करती है टू कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, उसकी जो इंक्लिनेशन बनती है वो 45 डिग्री बनती है। एंड वी नो दैट द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप, सो टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है। एक और पॉइंट हम लिखते हैं, द स्लोप ऑफ बाइसेक्टर of second and fourth quadrants, फोर्थ क्वाड्रेंट्स इज, वो कितना होगा। तो हम पहले देखेंगे कि ऐसी लाइन जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है उसकी इंक्लिनेशन क्या होगी। तो उसकी इंक्लिनेशन हमने पढ़ी थी, वो कितनी होगी, 135 डिग्री या फिर 3π/4। तो हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है, इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन दैट बाइसेक्ट्स सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दैट इज 135 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो -1 होगा इसका स्लोप या ग्रेडियंट किसका, ऐसी लाइन जो बाइसेक्ट करेगी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को। अच्छा, उसके बाद इसमें एक और पॉइंट हम लिखते हैं, द स्लोप of the line that lies in first quadrant is always positive। एक पॉइंट कि भाई ऐसी लाइन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी तो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। या फिर एक और पॉइंट में लिखता हूं, द स्लोप ऑफ
the line that lies in the second quadrant is always नेगेटिव, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई ऐसी लाइन, मान लीजिए ये इधर हम ग्राफ बना देते हैं x एंड y, ये x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि इंक्लिनेशन जो बनती है वो हमेशा 0 से लेकर 180 तक बनती है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो ऐसी इंक्लिनेशन जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कोई इंक्लिनेशन बनेगी, ठीक है, इंक्लिनेशन बनेगी, तो फिर उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ऐसी इंक्लिनेशन जो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी, तो फिर उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्लोप होता है दैट इज द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन अगर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, तो हम जानते हैं कि टेंजेंट ऑफ थीटा, इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो टेन थीटा इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमेशा 0 से लेकर, हम क्या करेंगे, 0 से लेकर अगर 90 तक अगर इंक्लिनेशन होगी तो स्लोप आपका m वुड बी नेगेटिव, m क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर थीटा अगर 90 और 180 के बीच में होगी, मतलब कि भाई 90 और 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, तो एम आपका क्या होगा, इधर क्या होगा, सॉरी पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव होगा, इधर क्या होगा, नेगेटिव। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द स्लोप वुड बी पॉजिटिव, इन द सेकंड क्वाड्रेंट स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट था। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लाइन है, उसका स्लोप हमें फाइंड करना है, जिसकी 2 पॉइंट्स गिवन हैं, तो यहाँ पर P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, यहाँ पर Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो फिर इसका अगर हमें स्लोप फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करेंगे, जबकि हमारे पास इंक्लिनेशन गिवन नहीं है। अगर इंक्लिनेशन गिवन होती तो हम क्या करते, टेंजेंट ऑफ दैट इंक्लिनेशन वी हैड गॉट द स्लोप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंक्लिनेशन गिवन नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट्स गिवन है, कौन सी, P और Q, और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो m का जो फार्मूला होगा दैट वुड बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे किसका स्लोप फॉर अ लाइन whose 2 points आर गिवन। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, या फिर इसको लाजमी नहीं है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। तो ये भी फार्मूला किसका होगा, स्लोप का होगा। इस तरीके से भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें स्लोप के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कुछ कंडीशंस हैं कि स्लोप उनके लिए क्या होगा। अब देखें कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, अगर 2 लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, ये x एंड y है, मान लीजिए एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है L2, L1 एंड L2 बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इसकी जो इंक्लिनेशन होगी, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, तो यहाँ से होगा θ1, और इसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो ये होगी θ2। एंड वी नो दैट इफ 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इन दोनों की जो एंगल होगी या इंक्लिनेशन होगी विद x एक्सिस, वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। θ1 वुड बी इक्वल टू θ2, θ1 इज इक्वल टू θ2। तो हम अगर इनका टेंजेंट निकालें तो क्या होगा, tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2। तो टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप एंड टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड स्लोप। तो ये क्या होगा, इंक्लिनेशन 1 है तो m1, इंक्लिनेशन 2 है तो m2। तो हम जानते हैं, यहाँ से ये प्रूव होता है कि अगर 2 लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो फिर उनकी इंक्लिनेशन सेम होंगी, तो उनके जो टेंजेंट्स निकलेंगे, मतलब जो स्लोप्स होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये यहाँ से हमें प्रॉपर्टी मिलती है कि इफ 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, वी वुड से दैट देयर स्लोप्स विल बी इक्वल। अच्छा, अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, इफ 2 लाइंस आर perpendicular to each other,
अगर परपेंडिकुलर होंगी तो फिर याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1, मतलब m1 मल्टीप्लाई बाय m2 वुड बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस ये आप याद कर लीजिएगा कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, दो लाइंस L1 इज पैरेलल टू L2, तो स्लोप्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्लोप्स वुड बी इक्वल टू -1, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि m1 वुड बी इक्वल टू -1 अपॉन ये m2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं। या फिर अगर m1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो m2 इज इक्वल टू -1, ये m1 है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा m1, तो ये भी कह सकते हैं। और इसको अगर हम वर्डिंग में लिखना चाहें तो हम ये कहेंगे कि if two lines are perpendicular to each other, then the slopes will be negative reciprocal of each other, negative reciprocal of each other. For example, अगर हमारे पास if two lines, अगर दो लाइंस आपस में क्या हैं, if two lines are parallel to each other and the slope of L1 is 5, then M2 क्या होगा, M1 जो है स्लोप ऑफ लाइन 1 इज 5, देन M2 क्या होगा, इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर तो वो भी क्या होगा, 5 होगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 अगर बराबर है फॉर एग्जांपल 5 के, तो m2 किसके बराबर होगा, m2 किसके बराबर होगा, हमने लिखा है कि m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1, -1 अपॉन m1, m1 क्या है 5, तो ये आपस में क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। अगर एक लाइन का दो लाइंस आपस में क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और m1 जो है वो बराबर है -2 अपॉन 5, तो m2 किसके बराबर होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब इसको नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम आएंगे। या फिर रेक्टेंगल की बात कर लें, अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये अगर रेक्टेंगल है कोई, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में क्या होंगे, सेम। अगर इसका स्लोप है 2 तो इसका स्लोप भी क्या होगा, 2 होगा। अगर इसका स्लोप जो है वो क्या है -1/2, तो इसका भी स्लोप क्या होगा, -1/2। क्यों? क्योंकि दीज टू साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन अ रेक्टेंगल, दीज टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इसका स्लोप अगर 2 है तो इसका भी क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल में, इसी रेक्टेंगल में अगर एक साइड का स्लोप इधर 2 है, तो ये साइड है, ये रेड कलर कर देता हूं इन दोनों साइड्स को, ये साइड और ये साइड, ये जो रेड और ब्लैक है आपस में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये क्या मैंने बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है। ये अगर इसका स्लोप 2 है इस साइड का, तो ये साइड जो है बिल्कुल इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब ये क्या होगा, -1/2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, स्लोप का, इंक्लिनेशन का, डिस्टेंस फार्मूला का, इंटरनल डिवीजन फार्मूला का, मिड पॉइंट का। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा। और इसके बाद इस चैप्टर में जो बात रहती है वो है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना, जो इक्वेशन बनेंगी वो हम, उनके चंद फार्मूले हैं, 5 फार्मूले हैं, वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।